नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन। इकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर्स, जिसको कि हम सीमाकारी कारक कहते हैं। बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के पेपर 2, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जीव विज्ञान, उद्विकास, इस चैप्टर के इकोलॉजी पार्ट का ये टॉपिक है आपका लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, इसके कंटेंट्स हैं लिमिटिंग फैक्टर्स, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, एग्जाम्पल लिमिटिंग फैक्टर्स के, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, लेबिग लॉ ऑफ मिनिमम, ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर्स की डेफिनेशन या सीमाकारी कारक की परिभाषा। लिमिटिंग फैक्टर्स किसको कहते हैं? कोई एक कारक जैसे पोषक, तापमान, स्थान व अन्य जो एक जैव रासायनिक क्रिया, जीव की वृद्धि या उसकी संख्या की वृद्धि को सीमित करने का कारण बनता है, उसे हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ, अ लिमिटिंग फैक्टर इज अ रिसोर्स और एनवायरमेंटल कंडीशन which limits the growth, distribution or abundance of organism or population within an ecosystem। वो फैक्टर या वो रिसोर्स या वो एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस रोकती है ऑर्गेनिज्म की या पॉपुलेशन की एक इकोसिस्टम के अंदर। These can be either physical or biological factors which can be identified through a response of increased or decreased growth, abundance or distribution of a population। ये फिजिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं उसको हम अगर थ्योराइज्ड करें तो ये एक एक्सप्लेन करता है एक लॉ को जिसको हम बोलते हैं लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। वो क्या कहता है? इट स्टेट्स ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल बट बाय द स्केर्सिटी रिसोर्सेज। किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनसे नहीं कंट्रोल की जाती है, वो की जाती है जो रिसोर्स स्केर्सिटी के अंदर है, जिस जो कि कम मात्रा में है। ये तो हमने बात करी लिमिटिंग फैक्टर्स की डेफिनेशन की। अब लिमिटिंग फैक्टर्स के प्रकार, सामयिक कारक कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। हम बात करेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स whose effect on a population is determined by the total size of the population। ये वो डिपेंडेंट फैक्टर, ये डेंसिटी डिपेंडेंट वो फैक्टर्स हैं जो कि किसके द्वारा बताए जाते हैं? पॉपुलेशन के साइज के द्वारा बताए जाते हैं। प्रेडेशन and diseases as well as resource availability are the examples of density dependent factors। density dependent factor का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, डिजीज इज लाइकली टू स्प्रेड क्विकर थ्रू अ लार्जर डेंसर पॉपुलेशन impacting the number of individuals within the population more than it would in a smaller or more widely dispersed population। अगर हम डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं तो हम ले सकते हैं डिजीज, बीमारी। हमने हमेशा ये देखा है कि जो भी डिजीज होती है वो बहुत ही डेंस पॉपुलेशन के अंदर, घनी आबादी के अंदर ज़्यादा फैलती है एज कंपेयर टू स्केर्ड पॉपुलेशन। तो ये क्या हुआ? ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर हो गया। डिजीज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो ज़्यादा फैलेगी और अगर पॉपुलेशन कम हुई तो ये कम लिमिट में फैलेगी। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया वो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या होता है? और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर इज वन which limit the size of population but whose effect is not dependent on the size of population। ये वो फैक्टर है जो पॉपुलेशन को साइज को तो कंट्रोल करता है लेकिन ये पॉपुलेशन के साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर ज्यादा है, बड़ी पॉपुलेशन है तो ये फैक्टर इफेक्ट होगा, या छोटी पॉपुलेशन है तो इफेक्ट होगा। नो, इट डजंट इफेक्ट एट ऑल बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द size of the population। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर इंक्लूड्स environmentally stressful events such as
earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, as well as sudden climatic change such as drought or flood, and destructive occurrences such as the input of the extreme environmental pollutant. Density independent factors which usually kill all the members of a population regardless of the population size. डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर का एग्जाम्पल ये जो है ये सारे नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है या सुनामी आ रही है या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या फ्लड आ रहा है या सूखा पड़ रहा है। ये नहीं देखेगा कि जहाँ पॉपुलेशन है वहां पर ये कम होगा या ज्यादा होगा। ये ये इंडिपेंडेंट होता है पॉपुलेशन। अगर सूखा आया तो सारी पॉपुलेशन के लिए आएगा। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि लिमिटिंग फैक्टर्स को हम दो तरह से कह सकते हैं। एक फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम एबायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर की टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, सैलिनिटी, लाइट, फूड, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। जबकि दूसरे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, ये होता है एक्चुअली इट इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एज सच एज प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म एंड हर्बीवोर। कहने का मतलब ये है कि लिमिटिंग फैक्टर्स को अगर हम दो पार्ट में करें तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और दूसरे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल क्या है लिमिटिंग फैक्टर्स का, सामयिक कारक के उदाहरण अगर आप बात करें क्या होते हैं, तो उदाहरण में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जैविक और अजैविक होते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज की हम बात करें, रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर, लाइट, स्पेस, शेल्टर एंड एक्सेस टू आर लिमिट ऑल लिमिटिंग फैक्टर्स। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? खाना है, पानी है, लाइट है, शेल्टर, घर है, रहने की जगह है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म, ग्रुप और पॉपुलेशन डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सस्टेन इट्स, individuals will die through starvation, desiccation and stress, or they will fail to produce offspring। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर ये रिसोर्सेज नहीं हुए, लिमिटिंग फैक्टर की एग्जांपल की बात कर रही हूं मैं, है ना, उदाहरण की। उदाहरण, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर खाना नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ, लाइट नहीं हुई, रहने की जगह नहीं हुई, तो वो जो पॉपुलेशन है वो या तो भूख से मर जाएगी या फिर स्ट्रेस से मर जाएगी या फिर उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसाइज ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, लाइट इज ए वाइटली इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर असेंशियल फॉर ग्रोथ। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाइट एक एग्जाम्पल है, इट इज ए लिमिटिंग फैक्टर। लाइट होगी तो ही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एज वेल एज लाइट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी। इसी के अलावा और भी अगर मैं एग्जाम्पल दूं प्लांट के अंदर, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, ये भी रिसोर्सेज हैं और लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। इनके कम ज्यादा होने से भी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट होगा। ईच प्लांट नीड्स ए स्पेसिफिक बैलेंस रेशियो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। If one of the nutrient is not present in the sufficient amount, this is considered the limiting factor of the growth। अगर एक भी जैसे पौधे की ग्रोथ के ऊपर सपोज हमें पोटेशियम की जरूरत है और वो पोटेशियम उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। तो व्हाट इज पोटेशियम? इट इज ए न्यूट्रिएंट बट इट इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग फैक्टर। ये सामयिक कारक के जैसे काम कर रहा है। जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, द लिमिटिंग रिसोर्सेज विद इन इकोसिस्टम डिटरमाइंस द कैरिंग कैपेसिटी। ये जो रिसोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ, ये किसी भी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी बताते हैं, जिसको कि हम इकोलॉजी में के से डिनोट करते हैं। व्हाट इज के? के इज ए कैरिंग कैपेसिटी इन इकोलॉजी, राइट। वैसे के पोटेशियम होगा, लेकिन हम इकोलॉजी में बात करेंगे के की, तो वो कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन दैट हैबिटेट कैन सपोर्ट विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने आदमियों को वो रख सकती है, इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, राइट। In an ecosystem with unlimited resources, no predators and no diseases, population may experience exponential growth। रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है, खाना भी पूरा मिल रहा है, पानी भी पूरा मिल रहा है, तो फिर आराम से वो पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ होगी। Once limiting factors start to become depleted by increasing number of individuals, intraspecific competition occurs and the growth rate of the population begins to slow as individuals die or fail to reproduce। लेकिन अगर limiting factor, कोई भी limiting factor अगर कम होने लग जाता है तो इंडिविजुअल के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन चालू है। सपोज खाना कम हो गया तो क्या होगा? इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा के चक्कर में क्या होगा? एक तो खा लेगा, दूसरे को खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा, या फिर उनके अंदर जब उनको पार्टनर नहीं मिलेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन शुरू हो जाता है अगर लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो। वंस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट हैज बीन रीच्ड,
Individuals may begin to search for resources elsewhere. अगर कैरिंग कैपेसिटी किसी पॉपुलेशन की पहुंच जाती है, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर 20 लोग के लिए रिसोर्सेज हैं, खाना पानी रहना, और उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेशन चालू कर देती है, ठीक है। तो और वो या फिर वो अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करना चालू हो जाती है, या आधे लोग यहाँ रह जाएंगे, आधे और रह जाएंगे, और नई इसको ये जन्म देता है स्पेसिएशन को, नई स्पीसीज फॉर्मेशन को, राइट। Now, there are many environmental conditions. Limiting factors are also present as environmental condition. Two of the most prominent examples are temperature and precipitation. मैं बात करूंगी इन दोनों environmental conditions की. Now पहली बात करूंगी मैं body temperature की. Maintaining a correct body temperature is vitally important for almost all organisms in order to perform metabolic effectively. With many organisms, this means they can only inhabit certain depths as in marine organisms, certain elevation as in mountain dwelling animals and plants, and certain latitudes of earth, that is the tropics of the north hemisphere. Although sunlight tends to be a factor which controls the temperature of the habitat and thus affects photosynthesis in terms of photon energy, correct temperature is also important. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी फंक्शन के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और उस टेम्परेचर के ऊपर भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। वो एंजाइम्स जो है वो कैटलाइज एंजाइम फंक्शन करते हैं, अगर वो टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वो डीजेनेचरिंग ऑफ एंजाइम्स हो जाता है। सिमिलरली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी होती हैं। अगर प्लांट्स का केस है तो लीव्स के अंदर इवेपोरेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो चालू हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वाटर को प्लांट से रिमूव कर लेगा। सो इफ द टेम्परेचर फॉल्स टू लो, फ्रॉस्ट में फ्रॉम द लीव्स विच डैमेजेस द सेल वॉल्स एंड कंटेंट्स। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन की। द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एनवायरमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. Precipitation, the absorption of water as a resource, is vital for plant growth and other functions. So lack of rainfall can lead to wilting, scorching and damaged cell. जो वाटर है वो हमेशा प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और वो वाटर लीव्स को, स्टेम्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है. Precipitation is also important because many plants are evolved to withstand different amount of atmospheric humidity. Too much rainfall may also flood the rain. अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कैक्टस का. कैक्टस के अंदर क्या होता है, दे सर्वाइव इन हॉट एंड एरिड कंडीशंस, राइट. अगर वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तो दिस दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द रूट्स, क्योंकि सॉइल इरोजन हो जाएगा, और सॉइल लॉस की वजह से क्या होगा, प्लांट के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे. ये मैंने आपको एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बताया कि किस तरह से टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है किसी भी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए. मैं इसी टॉपिक को, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर्स को, आगे कंटिन्यू करूंगी पार्ट 2 के अंदर. इसको मैं अभी यहीं स्टॉप करती हूँ. थैंक यू.